बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीक का वो है प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। गो के आपने इसको पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर कुछ डिटेल से या थोड़ी बहुत डिटेल के साथ, लेकिन यह है कि यहाँ इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सारी प्रूफ थ्योरी और आर्गूमेंट जो अगला लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह, तो वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमने एक बात की थी जब हम एल्गोरिथम की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर, कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट है कि नहीं। भाई एक तरीका तो ये है कि अगर उसके इनपुट सेट फाइनाइट है तो सब इनपुट पे उसको एक दफ़ा चेक करके देख लो, लेकिन रियल लाइफ में और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनपुट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और वो इन्फिनिट वैल्यूज़ पे मुश्तमिल हो सकता है और उतनी ज़्यादा हम चेकिंग कर नहीं सकते। तो हम जितनी मर्ज़ी चेकिंग कर लें हमें ये 100% श्योर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपने 2 करोड़ इनपुट इंस्टेंसेस को चेक किया है, तो हो सकता है 2 करोड़ के बाद जो अगला हो या 3 करोड़ के बाद कोई ऐसा इनपुट हो जिसके ऊपर वैल्यू आपकी फ़ेल हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो अनलेस और अनटिल वी प्रोवाइड अ मैथमेटिकल प्रूफ फॉर आवर एल्गोरिथम कि ये जो है करेक्ट है, ये हर इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट को जनरेट करता है एंड वी हैव गॉट अ मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दैट, तो हम अपने एल्गोरिथम को वेरीफाई नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, उसकी करेक्टनेस को हम जो है जज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें प्रूफ थ्योरी पढ़नी पड़ती है और प्रूफ थ्योरी के लिए हमें आर्गूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं और आर्गूमेंट्स के लिए हमें प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक को पढ़ना पड़ता है। तो ये एक सीरीज़ है जो चलेगी। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो अगला टॉपिक आपको सही तौर पे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि डिस्क्रीट पढ़े हुए आपको 1 साल हो चुका है, तो इसलिए इन टॉपिक्स की रिवीजन ज़रूरी है किसी तरह के अंदर। तो सबसे पहले तो ये है कि ये लॉजिक कहते कैसे हैं। देखिए, मैंने जो बात की कि हमने लॉजिक इसलिए पढ़ना है कि हमने आर्गूमेंट्स को अगले लेक्चर में करना डिस्कस, और उन्हीं आर्गूमेंट्स की बेस पे हम प्रूफ्स मेक करते हैं। ठीक है ना, हम चीज़ों को प्रूफ करते हैं। ये एक मेथड होता है अपने दावे को साबित करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गूमेंट। कि आपने जो आर्गूमेंट मेक किया है, आपने जो एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है, तो हम एल्गोरिथम को एक आर्गूमेंट की फॉर्म में लिखेंगे और फिर लॉजिक की मदद से ये देखेंगे कि वो आर्गूमेंट ठीक था कि नहीं। अगर वो आर्गूमेंट वैलिड है तो इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम भी वैलिड है और उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास है। और अगर वो आर्गूमेंट इनवैलिड है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा एल्गोरिथम भी करेक्ट नहीं है। गो कि हमें बाज़ वैल्यूज़ पे ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, बट इट विल नॉट प्रोवाइड करेक्ट रिजल्ट फॉर ऑल द वैल्यूज़ एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड। ठीक है, तो सबसे जो बुनियादी इकाई हमारे लॉजिक के अंदर जिसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, दैट इज़ अ प्रोपोजिशन और एन एटॉमिक फार्मूला। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, यू कैन से दैट इज़ इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। जब भी आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, किसी के चीज़ के बारे में कोई ख़बर देते हैं, तो वो ख़बर या झूठी होगी या सच्ची होगी। तो चाहे वो ख़बर झूठी हो या सच्ची हो, यानी उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू है, दैट कैन बी द ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन या एटॉमिक फार्मूला। स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ प्रोपोजिशन एंड सिंपल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक फार्मूला। जैसे 2 + 2 = 4, so it is true, it's a very simple statement, its value is true, its value cannot be true and false at both time, क्योंकि सही और एक चीज़ यहाँ सही होगी या गलत होगी, वो सही और गलत दोनों का मिलाप मिक्सचर नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज़ नो थर्ड टर्म हेयर। और इट इज़ संडे टुडे, तो आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो इट इज़ नॉट संडे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बट इट इज़ स्टिल अ प्रोपोजिशन बिकॉज इट हैज़ गॉट अ ट्रू वैल्यू, इट हैज़ गॉट सम ट्रू वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, इधर ट्रू और फॉल्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो, बस ये ज़रूरी है स्टेटमेंट का स्टेटमेंट होने के लिए या प्रोपोजिशन का प्रोपोजिशन होने के लिए कि उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू हो और आपने कोई चीज़ डिक्लेयर की हो। ऑफ कोर्स आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई ख़बर देते हैं, तभी वो ट्रू या फॉल्स होती है। इसीलिए हमारे पास जो इंग्लिश के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो स्टेटमेंट नहीं बन सकते, वो प्रोपोजिशन नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट डिक्लेयर एनीथिंग इन दैट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई
शट द डोर, तो मैंने जो बात कही वो सही कही या गलत कही, या सही गलत नहीं है। हाँ, आप अमल करें ना करें, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन इस बात का सही गलत होने से ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा बंद है, द डोर इज़ शट और द डोर इज़ ओपन, तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये आपकी बात सही है या गलत है दरवाजे को देख कर, वेदर इट इज़ क्लोज और वेदर इट इज़ ओपन। ठीक है, ये अब चीज़ है। तो इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, we say that it has a truth value of true, and if a proposition is false, its truth value is false। इसको आप 0 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल टी या एफ पी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ग्रास इज ग्रीन, ठीक है, एक स्टेटमेंट है ग्रास इज ग्रीन, वी ऑलरेडी नो दैट ग्रास इज ग्रीन, सो इट्स वैल्यू इज ट्रू। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट, 4 + 2 = 6, so we know 4 + 2 is definitely 6, so this statement is also true। And 4 + 2 = 7, this statement is not true, but still it is a statement because we are declaring something, we are declaring that 4 + 2 is 7, we are wrong in our declaration, but as far as we declared something, that is a statement। There are 4 fingers in a hand, we know there are 5 fingers, thumb is also a finger। ये और बात है कि उसको एक अलग से नाम दे दिया गया है। By naming something that belongs to a category doesn't mean that it doesn't belong to that category। ठीक है, तो whether this finger has got another name, thumb, but it's a thumb finger, it's finger, so a hand has 5 fingers, so you declared that there are 4 fingers, but it was not true, but still it is a statement because it has got some true value, either true or false। ये हैं कुछ एग्जांपल्स इनवैलिड प्रोपोजिशंस की। मिसाल के तौर पे क्लोज द डोर, so what, the door is closed or not, that is something that you have declared, but close the door, that's just an order, it's just a request, it's an imperative sentence in English, so it has no truth value, so it is not a proposition। Similarly, x is greater than 2, so what actually this x is, we don't know, so as far as we don't know what actually this x is, so we cannot say this it is true or false। So इसी वजह से x is greater than 2, it's an open statement, it's not true or false। He is very rich, who is this he? So as far as we don't know who is this person he, we cannot say that this sentence is true or false। So either all of these 3 statements do not have a truth value, or they are not declarative, resulting in a statement that don't have a truth value। ठीक है, अब ये तो हमने बात की ओपन स्टेटमेंट की, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है, बिकॉज ये सेंटेंस नंबर 2 और 3 डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट वाला तो इंपेरेटिव था, सेकंड और थर्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्स इज ग्रेटर देन 2, ही इज़ वेरी रिच, दीज बोथ आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो इफ अ सेंटेंस is preceded by another sentence that make the pronoun or the variable reference that was open, that created the ambiguity, that was the hurdle in declaring its truth value। So if we remove this hurdle, if we resolve this pronoun ambiguity, if we know what actually the value of variable is, so then you can say that this sentence is a statement now, it is a proposition now। For example, if we say x = 1 and then we say x is greater than 2, so now this is a statement, because now we can say that x is greater than 2 means 1 is greater than 2. This is false, its truth value is false, it's not a problem, but just the fact that now it has a truth value, so it will become a proposition। Similarly, if I say Bill Gates is an American, he is very rich, now this he definitely it refers to Bill Gates, and we know he is very rich, so my statement he is very rich is now true with respect to this context। So open statements can be true, declarative sentences that are open, they can be true if their ambiguity is resolved। ठीक है, now summary, x + 2 is positive, there is no context, so it is not a statement। may I come in, it is not a declarative sentence, it's just an imperative sentence, it's just someone asking for permission, so you cannot say that you said correct or you were wrong, no, it's not a matter of right and wrong, it's just a matter of permission, so I may grant the permission or I may forbid him, so this is not a statement। Logic, it is interesting, this is a statement,
You can deny it. You can say no, it's very boring, it's very tiresome, it's very you can say difficult, it's not interesting. So you can deny it, but I have declared something. Logic is interesting. You can say its truth value is false. I can say its truth value is true, but it is a statement. It's hot today. I am recording this lecture in winter weather. It's not hot, but even then it's a statement because it has some truth value. तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है. -1 is greater than 0. It's a statement whether true or false, because we declared something. X plus y is equal to 12. It is not a statement because we don't know what actually this x and y refer to. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, ये तो थी बड़ी सिंपल स्टेटमेंट, एटॉमिक स्टेटमेंट्स. नाउ वी हैव गॉट some compound statements. So simple statements, they can be used to build a compound statement. Now how will this happen? We'll use some logical connectors. For example, we say 3 plus 2 is equal to 5 and Lahore is a city in Pakistan. So we have got two statements. 3 plus 2 is equal to 5, that's true, and Lahore is a city in Pakistan, that's also true, but we want the combined effect of this whole statement. 3 plus 2 is equal to 5 and Lahore is a city of Pakistan. Now tell me, this is true or false? This whole statement, this compound statement, true and true is true. So this statement is true. So the grass is green, true, or it is hot today, false. It's not hot, it's winter weather here in Karachi. So the grass is green or it is hot today, true or false means true, or means either of the two must be true. So it is also true. तो सिंपल स्टेटमेंट को हम आपस में लॉजिकल कनेक्टर के ज़रिए मिलाकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उनकी हम वैल्यू को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वैल्यू, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. डिस्क्रीट मैथ्स इज नॉट डिफ़िकल्ट टू मी. तो ये एक और स्टेटमेंट है. ठीक है, तो हेयर ये जो वर्ड बोल्ड हुए हैं एंड और एंड नॉट, दी आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टर्स. तो लॉजिकल कनेक्टर में सिर्फ ये नहीं कि हम दो स्टेटमेंट को मिला रहे हैं, कभी कभी एक स्टेटमेंट को अल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल स्टेटमेंट है डिस्क्रीट मैथ्स इज डिफ़िकल्ट. मैं कहता हूँ डिस्क्रीट मैथ इज़ नॉट डिफिकल्ट, या इट इज़ नॉट द केस दैट डिस्क्रीट मैथ इज़ डिफिकल्ट. हमने कुछ अल्ट्रेशन की है उसके मीनिंग में और बहुत बड़ी अल्ट्रेशन है. यस टू नो, नो टू यस हो गया, पूरी ट्रुथ वैल्यू उसकी चेंज हो गई. ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं. अच्छा, अब हमेशा आप ये लंबी लंबी स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकते. ठीक है, हमेशा आप ये लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान, डिस्क्रीट मैथ इज़ नॉट डिफिकल्ट, ये लंबी लंबी स्टेटमेंट आप बार बार नहीं लिख सकते. ख़ासतौर पे जब आपको एक ही क्वेश्चन में बार बार इनको रेफर करना पड़ता है. तो आप क्या करते हैं, इनका एक सिंबल से इनको डिनोट कर देते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल PQRS, एनी सिंबल. ठीक है ना, स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ अमूमन इनको लिखा जाता है, लेकिन इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, इट्स नॉट अ रूल. ठीक है, आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड रूल. तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ P से. तो द नेक्स्ट टाइम आई विल राइट P, इट विल मीन द होल प्रोपोजिशन इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. एंड Q, इट रेफर्स टू 17 इज डिविजिबल बाय 3. तो ये सिंपल बात थी. अब जो कनेक्टिव्स थे, बेसिक कनेक्टर्स थे, वो हमारे पास क्या क्या थे? दैट वाज नेगेशन, it means not. Second one was conjunction, that means and. Conjunction mean to combine something. Third was disjunction, means or. और उसके symbols आपके सामने मौजूद है. You use a tilde symbol for not, and a hat symbol for conjunction, and a well symbol for disjunction. But some books use this tailed dash symbol for negation. It's called a tailed dash. सो अगर आप किसी और बुक के अंदर कोई और सिंबल देखें, या स्लाइड्स के ऊपर, अगर आप इंटरनेट के ऊपर या मेरी ही स्लाइड्स के अंदर कहीं ये मुख्तलिफ सिंबल देखें, तो आप समझेंगे मुख्तलिफ बुक्स से जो है लिए गए, और इसमें फ़र्क नहीं है. ठीक है ना, तो इससे आप यूज़ टू हो जाइए. ठीक है, और हमारे पास दो और लॉजिकल कनेक्टर्स हैं. एक है कंडीशनल और एक है बाई कंडीशन. ठीक है, इम्प्लीकेशन या बाई इम्प्लीकेशन भी इनको कहते हैं. इसको हम आगे चल के स्टडी करते हैं. ठीक है, ये इफ़ देन और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है, और इनका सिंबल क्या होगा? सिंगल हेडेड एरो टुवर्ड्स राइट, और एक होगा डबल हेडेड एरो. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डिनोटेड बाय P, एंड वी हैव गॉट अ सेकंड स्टेटमेंट
17 is divisible by 3 and it is denoted by Q. So अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, लेकिन ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा. द थिंग इज़ टू डिक्लेयर समथिंग दैट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, बस ये चीज़ है. तो वी कैन राइट दिस होल स्टेटमेंट एज P then a hat symbol and then Q. Hat means and, conjunction. और अगर कहते हैं Islamabad is the capital of Pakistan और 17 is divisible by 3, so you can write as P well symbol and Q, and well symbol में it's just like V और reciprocal of this hat symbol, और कह सकते हैं इसको. और tilde symbol not P mean it is not the case that Islamabad is capital of Pakistan, or simply Islamabad is not the capital of Pakistan, or you can say not of Q means 17 is not divisible by 3. In other words, it is not the case that 17 is divisible by 3. तो आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये ट्रांसलेशन आपको आना ज़रूरी है, ठीक है, कि आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला. दोनों तरह की ट्रांसलेशन, फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बल्स एंड फ्रॉम सिम्बल्स टू इंग्लिश, ठीक है. सो सपोज वी हैव गॉट टू स्टेटमेंट्स, इट इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी, एंड वी आर डिनोटिंग इट एज P इज इक्वल टू इट इज़ हॉट and Q denotes it is sunny. तो अगर मैं ये कह रहा हूँ it is not hot, so I will write not of P. और मैं कह रहा हूँ it is hot and sunny, तो मैं कहूँगा P and Q because it's hot and sunny. कंजंक्शन इस्तेमाल होगा. It is hot और sunny. डिसजंक्शन है तो well symbol इस्तेमाल होगा P और Q. इस तरह मैं कह रहा हूँ it is not hot but sunny, so I will write it as not P and Q. It is neither hot nor sunny, it means not of P and not of Q. तो आई होप यू आर ऑलरेडी यूज टू दिस टाइप ऑफ सिम्बल्स एंड ट्रांसलेशन. लेकिन ये है कि हमें चूँकि इसको यूज़ करना है तो वो भूला हुआ सबक याद करवाना मकसूद है आपको, ठीक है, वो डिस्क्रीट के भूले हुए असबाक, ठीक है. देयर इज अनदर एग्जांपल, ज़िया इज़ हेल्दी, सो हेल्दी H फॉर हेल्दी, एंड ज़िया इज़ वेल्दी, सो W फॉर वेल्दी, एंड ज़िया इज़ वाइज, सो वी कैन नॉट रिपीट W, वी विल यूज़ वाइज S. ये नाम आप बिल्कुल जिस तरह आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ा है कि आप जो नाम होते हैं वेरिएबल्स के अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन राइट सम इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, बिकॉज और आप उसको मल्टीप्लाई के तौर पे ही इस्तेमाल कर दें. आपने नाम सम लिखा है, इट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस बट इट विल नॉट बी एन एरर, ठीक है, ये आपको रिज़ल्ट गलत नहीं देगा. तो इस तरह आप प्रोपोजिशन का जो नाम है, जो सिंबल है, वो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अमूमन आप नाम ऐसा रखिए कि आपको ख़ुद पता हो अगले सेंटेंस के अंदर कि ये आपने किस से उसको रेफ़र किया था. तो सपोज़ आपके पास एक स्टेटमेंट है, ज़िया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज, तो आपको उसको किस फॉर्म में लिख सकेंगे, H and W means it is healthy and wealthy, and not of S means is not wise. Zia is not wealthy, not of W, but कभी कभी and का तर्जुमा but के साथ भी होता है कंजंक्शन का, क्योंकि but भी एक कंजंक्शन ही है, ठीक है. तो he is wealthy and wise, तो H and S आ जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर इसलिए आ जाएगा कि वो एक कंबाइन कंडीशन है, ठीक है. अब इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एंड एसोसिएटिव है, तो यहाँ ब्रैकेट इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है. ज़िया इज़ नीदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, तो वो कुछ भी नहीं है बेचारा, तो आप सबके साथ अलग अलग में नॉट लगा के एंड लिख सकते हैं, ठीक है. नॉर मीन्स एंड नॉट वाइज, ठीक है ना. अच्छा, ये तो थी एक तरह की ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बल्स. नाउ देयर इज़ अ रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इट कि ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिम्बल्स टू इंग्लिश, ठीक है, ये दूसरी तरह की चीज़ है. तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल लेट M denote Ali is good in mathematics and C Ali is a computer science student. So if I say to you that translate not of C in English, so what will you do? That it is not the case that Ali is a computer science student, or simply you can say as it is written in slides, Ali is not a computer science student. So C or M means Ali is good in mathematics or he is a computer science student. So order doesn't matter here. M and not C means Ali is good in mathematics but he is not a computer science student, ठीक है. तो ये है. अच्छा, तो उम्मीद है ये ट्रांसलेशन इतनी ज़्यादा आपको मसला नहीं करेगी इंशाल्लाह ताला. हाँ, थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल के अंदर हो सकता है थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन
इंशाल्लाह ताला इतना कैलिबर आप लोगों का होगा कि इस चीज़ को मुझे मज़ीद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस भूला हुआ सबक याद करवा दिया। और यहाँ भी चूँकि अगले लेक्चर्स के लिए ये प्री रिक्विजिट है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है चीज़ें। सो अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एनालाइजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर इट। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल कंपाउंड प्रोपोजिशन की हमें वैल्यूज़ जो हैं, जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशन उसके हो सकते हैं और उसके लिए जो भी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो सारी हमें बता देता है, तो हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और ये एनालिसिस हमारा प्रूफ में भी काम आ सकता है, बिकॉज प्रूफ की एक टाइप ये है, वैसे तो प्रूफ हमने फॉर्मली अगले लेक्चर में डिस्कस करना है, लेकिन प्रूफ की एक टाइप ये है कि यू कैन प्रूव सम प्रोपोजिशन, सम कंपाउंड प्रोपोजिशंस विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेगेशन के ट्रुथ टेबल क्या होगा कि देखें, कोई भी नेगेशन ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, तो इसका एक ही ऑपरेंड होता है, एंड दैट इज डेफिनेटली अ स्टेटमेंट। सो इफ नॉट ऑफ पी मीन्स दैट पी की जो भी वैल्यू होगी उसको ऑपोजिट कर दो। पी की टोटल पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास दो ही होती हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज़ 2, टोटल कम्बिनेशन इसका 2 है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो अगर पी की वैल्यू ट्रू थी तो नॉट ऑफ पी मीन्स नॉट ऑफ ट्रू मीन्स फॉल्स, और अगर p की वैल्यू फॉल्स थी तो नॉट ऑफ p मीन्स नॉट ऑफ फॉल्स, दैट इज ट्रू। सो इफ समथिंग इज नॉट ट्रू दैट इज फॉल्स, एंड इफ समथिंग इज नॉट फॉल्स दैट इज ट्रू, इन अदर वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसमें तो जो है हम क्या हमें करना है कि चूँकि ऑपरेटर है बाइनरी है, तो p और q यानी इसके कोई भी दो ऑपरेंड्स होंगे जो कि डेफिनेटली प्रोपोजिशन होंगे, और उन प्रोपोजिशन की कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी, तो टोटल कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएंगे 2⁻², बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल्स हियर, तो 4 कम्बिनेशन आ जाएंगे, फॉल्स 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 ट्रू, एंड देन ट्रू फॉल्स, एंड देन ट्रू ट्रू। सो p and q, it will be true only when both will be true. So if either of them is false or both of them are false, then conjunction is also false. You can see it in this truth table. ठीक है, टोटल कम्बिनेशन हमारे पास 4 थे। ठीक है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। ये आपने डीएलडी के अंदर भी पढ़ा होगा और डिस्क्रीट के अंदर भी इस चीज़ को आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, और हमारे पास कंजंक्शन में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ कंजंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन मीन्स और ये कौन सा और है, आगे चूँकि हमने इसको एक्सक्लूसिव और भी डिस्कस करना है तो हम इसको इंक्लूसिव और में शुमार करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव और क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव और इज़ ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज़ ट्रू, एंड इट इज़ फॉल्स व्हेन ओनली बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ट्रुथ टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। इंक्लूसिव और इसलिए ये है कि इंक्लूसिव का मतलब और का मतलब ये है कि इधर पी इज़ ट्रू और क्यू इज़ ट्रू। ठीक है, तो देखें सेकंड वाली पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो डेट इज़ ट्रू। इसी तरह इफ़ पी इज़ फॉल्स इन रो नंबर 3 एंड क्यू इज़ ट्रू, सो हमने कहा पी और क्यू, पी या क्यू में से कोई भी ट्रू हो तो चलेगा, तो ठीक है, नहीं चलेगा। दोनों फॉल्स हो तो फिर तो फॉल्स है। नहीं, पहले वाले में क्या है, इंक्लूसिव, कि दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, तो बोथ आर ट्रू देन इट इज आल्सो ट्रू, दोनों इंक्लूड। एक्सक्लूसिव और के अंदर ये होगा, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। क्यों? एक्सक्लूसिव और का मतलब ये है कि दोनों नहीं हो सकते भाई, कोई एक, दोनों नहीं। और इसकी मिसालें हमारे पास रियल लाइफ में मौजूद हैं। भाई आप एक जो है वो होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ ऑर्डर करते हैं और साथ में कहते हैं जी आज हमारा पैकेज है कि आपको सूप या आइसक्रीम जो है वो फ्री में दी जाएगी खाने के साथ। तो अगर आप कहें जी दोनों ले आओ, नहीं जी कि मैंने कहा है कि आइसक्रीम और सूप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप दोनों ही कह दो, आप एक कहोगे, सिर्फ दोनों कहोगे तो वो फिर बात नहीं मानी जाएगी। तो हमारे पास रियल लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ हमें सिर्फ एक ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव आर काम देता है, जिसमें और इंक्लूसिव आर में फ़र्क ये है कि ये दोनों ट्रू की सूरत में इसकी वैल्यू ट्रू है और एक्सक्लूसिव की वैल्यू फॉल्स होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको उसकी दे दी, तो वो जहाँ आएगा तो इस एग्जांपल को याद रखिएगा आगे। ठीक है, सो नोट दैट इन द ट्रुथ टेबल एफ इज़ ओनली इन दैट रो वेयर बोथ पी एंड क्यू हैव एफ
एंड ऑल अदर वैल्यूज़ आर ट्रू। तो देखें एफ सिर्फ वहीं पे है जहाँ दोनों पी और क्यू की वैल्यूज फॉल्स है, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। दस फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स वी विल ओनली फर्स्ट सर्च आउट वेयर both of the statements are false and write down f in the corresponding row, ठीक है, in the column of p and q, and in all other rows we can write t। so याद करने के लिए एक आसान तरीका है, वैसे समझ आने के बाद ये याद करने वाले फार्मूले छोड़ देने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कंजंक्शन के अंदर क्या है, इन द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स वी फाइंड टी इन व्हेन वी फाइंड टी इन बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उस सूरत में जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो नोट दैट फॉर कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट वी फाइंड द ट्रू मीन्स टी इन बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, बट इन डिसजंक्शन वी फाइंड एफ इन बोथ द स्टेटमेंट्स। उसकी वजह यह है कि कंजंक्शन के अंदर जब दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, और डिसजंक्शन के अंदर जब दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये बात, अब एक एग्जांपल है, नॉट ऑफ पी एंड क्यू आर नॉट ऑफ आर, ठीक है। तो चूँकि वेरिएबल 3 है, टू रेस टू पावर 3, ये फार्मूला आपको मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ। हमारे पास टोटल 8 कम्बिनेशन हैं, कम्बिनेशन आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब हमें जब ट्रुथ टेबल से किसी भी एक्सप्रेशन की या कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है, उसको हमें इवेलुएट करना है, तो उसको आप किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे नॉट ऑपरेटर जहाँ भी है आप उसको इवेलुएट कर लें। तो नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ आर अगर चाहिए तो आप पहले नॉट ऑफ पी को कर लें। नॉट ऑफ पी मीन्स if it is true value will become false and if it is false value will become true, ठीक है। similarly not of r, तो सेम वही होगा, जहाँ true false है, जहाँ true है तो वहाँ false, जहाँ false है तो वहाँ true हो जाएगा। अब आपके पास बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो वी नो कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए आप पैरेंथेसिस को, ब्रैकेट्स को पहले जो है वो सॉल्व करते हैं। तो वी विल टेक द डिसजंक्शन ऑफ क्यू एंड नॉट ऑफ आर। तो क्यू एंड नॉट ऑफ आर का डिसजंक्शन लिया, तो देखें डिसजंक्शन में वैल्यू फॉल्स तभी होती है जब दोनों फॉल्स होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। कोई एक भी ट्रू हो तो बाकी सब ट्रू होंगे, इसलिए सिर्फ 2 जगह वैल्यू फॉल्स है, बाकी सब जगह वैल्यू इसकी ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया। इसके बाद ये जो है इसका हमें कंजंक्शन लेना है नॉट ऑफ पी से, ठीक है। तो कंजंक्शन के अंदर क्या होता है, वैल्यू ट्रू तब होती है जब दोनों ट्रू होते हैं, और ये हमारे पास 5th 6th और 8th रो के अंदर है, बाकी सब जगह वैल्यू हमारे पास फॉल्स है। तो आइए आपने वैल्यू इसकी एवेलुएट कर ली है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव और के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। व्हेन और इज़ यूज इन इट्स एक्सक्लूसिव सेंस, एग्जांपल मैंने आपको दे दी। द स्टेटमेंट पी और क्यू मीन्स पी और क्यू बट नॉट बोथ, ठीक है। भाई पैकेज है, इधर ये मिलेगा या ये, लेकिन आप कहोगे इसी कीमत में आपको दोनों दे दिए जाएं, सो वी आर वेरी सॉरी, ठीक है। तो इसको हम वैसे लिखना चाहें कंपाउंड स्टेटमेंट के तौर पर, हम लिखते हैं पी और क्यू, दिस और इज़ एन इंक्लूसिव और, एंड नॉट पी एंड क्यू मीन्स पी या क्यू में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी थी कि दोनों भी हो सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को रिमूव हमने यहाँ पे किया कि पी एंड क्यू नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ट्रू हों, ठीक है। तो इसका अगर सिंबल जो है इसका सिंबल वेल के बजाय ये सर्कुलर सा सिंबल है जिसके अंदर प्लस का साइन है, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव और, ठीक है। नाउ योर टास्क इज़ टू प्रूव that really actually this P exclusive or Q is equal to P or Q and not of P and Q, which will also be equal to P and Q and not of P or not of Q। तो ये तीनों एक चीज़ हैं, इसको आप प्रूव करेंगे ट्रुथ टेबल के ज़रिए, एंड दैट इज़ योर टास्क, बट इट इज़ नॉट अ ग्रेडेड टास्क, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो हमारे पास लेक्चर के अंदर कई तरह की असेसमेंट चलती हैं। देखो, एक असेसमेंट हमारे पास चलती है क्लास टास्क, जो कि ग्रेडेड होंगे, तो वो जहाँ भी ग्रेडेड होंगे मैं मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी तरह की क्लास टास्क वो होती है हमारे पास जो कि जिनको अनग्रेडेड होती हैं,
जिनको ग्रेड नहीं किया रहता, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो उसको क्लास टास्क या प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों तरह से कहा जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको खुद ही करने हैं। तीसरी किस्म की चीज़ें हैं असेसमेंट यानी सॉरी असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट ग्रेडेड होते हैं, इस तरह क्विज़ेस भी ग्रेडेड होते हैं, मिड टर्म भी ग्रेडेड होता है। लेकिन याद रखिए क्लास टास्क की दो किस्में होंगी, एक ग्रेडेड और दूसरी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको कभी क्लास टास्क लिखा होगा, कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइटल से जो है वो स्लाइड आ रही होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज़ योर अनग्रेडेड क्लास टास्क। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ये कि इन तीनों को आप ट्रुथ टेबल के ज़रिए इक्विवेलेंट साबित करेंगे। ये जो 3 बार सिंबल है, हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, स्टैक्ड ओवर वन अनदर, तो इसको इक्विवेलेंस के लिए कहा जाता है कि सिमेंटिकली दिस इज इक्वल टू दिस और लॉजिकली एंड सिमेंटिकली ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, ठीक है। तो ये है ट्रुथ टेबल XOR का। मैंने आपको बताया था उस वक्त में कि अब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तब ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी इसमें और इंक्लूसिव वार में फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये एक वैल्यू में यहाँ फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ये 3 बार का सिंबल लॉजिकल इक्विवेलेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि लॉजिकली और मीनिंग वाइज सिमेंटिकली ये एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि टुडे इज़ हॉट, मिसाल के तौर पे, एंड सपोज इट्स ट्रू। तो टुडे इज़ हॉट और इसका नेगेशन क्या होगा, टुडे इज़ नॉट हॉट। और फिर इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज़ नॉट द केस दैट टुडे इज़ नॉट हॉट। तो इट इज़ नॉट द केस दैट टुडे इज़ नॉट हॉट मीन्स टुडे इज़ हॉट, ठीक है। तो ये दोनों जुमले जो थे मेरे लॉजिकली इक्विवेलेंट थे, क्योंकि सिमेंटिकली मीनिंग वाइज दोनों का जो है मफहूम एक ही था, ठीक है। तो इफ़ टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव द सेम लॉजिकल वैल्यूज इन द ट्रुथ टेबल, then we can say that the two logical expressions are logically or semantically equivalent. ये नॉट ऑफ नॉट की मिसाल मैंने आपको दे दी है इंग्लिश सेंटेंस में, यहाँ सिंबल्स की फॉर्म में उसका ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, इसको आप स्टडी कर लीजिए। तो नॉट ऑफ पी इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सिंपल पी। इट्स नॉट द केस दैट इज़ नॉट हॉट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट इज़ हॉट, ठीक है। सो इट्स रिटन एज नॉट ऑफ पी इज़ इक्विवेलेंट टू पी, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल में आप वैल्यू के जरिए उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पी की दो ही वैल्यूज होती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। नॉट ऑफ पी जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू, और फिर इसी का अगेन नेगेशन लेते हैं तो वही वैल्यू आ जाएंगी जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर थी। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम चूँकि सेम है तो इट मीन्स दे आर लॉजिकली और सिमेंटिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि नॉट of P and Q and not of P and not of Q are both of these logically equivalent? तो आंसर है नॉट एट ऑल, ये इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, ये आप लोग इसको ट्रुथ टेबल के जरिए खुद ही वेरीफाई करके देख लें, ठीक है। हर चीज़ मेरे करने की नहीं है, मैं सिर्फ गाइड करूँगा, करना तो आप लोगों ने है, बैचलर लेवल के स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा ये इसलिए कि ये डिमॉर्गन्स लॉ हमें हेल्प करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए डिमॉर्गन्स लॉ तो होता है सेट्स के लिए, तो उसको हमने एक्सटेंड करके लॉजिक में क्यों ले हैं, उसकी वजह ये है कि ये एक जो स्टेटमेंट है इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सेट। तो ये सेट थ्योरी हमारी कहीं गई नहीं है, ठीक है। प्रोपोजिशन एक सेट को डिनोट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ प्रोपोजिशन दैट ऑल, मिसाल के तौर पे सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो हमें पता है कि x इज़ ग्रेटर दैन 1 कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमें x की डोमेन का पता हो। ये चीज़ें आगे चल के मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको जो एक्सटेंड किया गया सेट से यहाँ पर वो क्यों किया गया, ठीक है। तो ये जो पिछली स्लाइड के अंदर उनको कहा दीज आर नॉट इक्वल, उसकी वजह ये है ये डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। द नेगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू or with all the operands negated, means not of P and Q is logically equivalent to not of P or not of Q, ठीक है। एक तो ये चेंज होगी कि नॉट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, दूसरी ये चेंज होगी कि एंड सिंबल और में बदल जाएगा। और इसी तरह और के लिए भी द नेगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एंड स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट और ऑपरेंड इज नेगेटेड। तो ये इट्स जस्ट द सेम, ठीक है। अच्छा
एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जो हमारी प्रूफ थ्योरी में भी काफ़ी इस्तेमाल होगा, दैट इज टोटोलॉजी। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट है जिसको आपने प्रूफ करना है और आपने उसको उसका ट्रुथ टेबल बना लिया है उस कंपाउंड स्टेटमेंट का, और उसकी सारी वैल्यूज ट्रू आ रही हैं, तो इट मीन्स दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज प्रूफ्ड। सो अ टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको स्मॉल टी से या कैपिटल टी से दोनों से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड स्टेटमेंट है पी और नॉट पी, तो अगर आप इसकी ट्रुथ वैल्यू देखेंगे तो सारे कॉलम्स देखें, ओरिजिनली तो कहीं ट्रू हो रहा है कहीं फॉल्स हो रही है वैल्यू पी और नॉट पी, इसके दोनों ऑपरेंट्स की, लेकिन पी एंड नॉट पी जो है इसका जो अपना कॉलम है इसमें कोई फॉल्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं जिसके लिए P एंड नॉट P की वैल्यू कभी फॉल्स हो जाए, तो इट इज़ प्रूफ्ड, क्योंकि ये कभी फॉल्स ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रूफ का एक मेथड होता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को साबित कर दें कि दैट इज़ अ टोटोलॉजी, ठीक है, और किसी का फॉल्स प्रूफ करना हो तो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल टोटोलॉजी के ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल P और नॉट P इज़ अ टोटोलॉजी, बट P एंड नॉट P इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगी। यू कैन सी द थर्ड कॉलम हेयर, ठीक है। सो सिंस इन द लास्ट कॉलम इन द ट्रुथ टेबल वी हैव F इन ऑल द एंट्रीज, सो इट इज़ अ contradiction, that is P and not P is logically equivalent to a contradiction, it's a contradiction, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ये चीज़ गलत है, तो contradiction is also a type of proof, ठीक है। अच्छा, एक क्लास टास्क आपकी पहले गुजर चुकी है पिछले लेक्चर्स के अंदर, और एक क्लास टास्क अभी आपको दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जहन खुले कि यू हैव टू गिव वन स्टेटमेंट इन इंग्लिश, रिमेंबर इन इंग्लिश एंड इन सिंबल बोथ, दोनों फॉर्म्स में। सो यू हैव टू गिव वन स्टेटमेंट दैट इज़ अ टोटोलॉजी एंड वन दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। आप उसको ट्रुथ टेबल की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल होने चाहिए 3। इट मीन्स देयर विल बी 8 कम्बिनेशंस, ठीक है, 8 कम्बिनेशन होंगे, और उन 8 के 8 कम्बिनेशंस के लिए जो लास्ट कॉलम होगा, जो भी आपने स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी होगी, उसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो दैट विल बी ट्रू 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 ट्रू, और कंट्राडिक्शन में वो सब फॉल्स होंगी। और आपने उसी 3 को, जाहिर बात है वो P Q R जो भी आप उसको नाम देंगे, तो वो जो हैं किसी इंग्लिश स्टेटमेंट ही को डिनोट कर रहे होंगे, तो आपने उनकी बताना है कि P स्टैंड्स फॉर व्हाट, Q स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड R स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो ये आपने करना है, और इसके लिए आपके पास जो है आज चूँकि 12 तारीख है तो 4 दिन है क्लास टास्क के लिए, 3 या 4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिला करता, ठीक है। तो ये वीडियो आप वक्त पे देखा कीजिए, ठीक है ना, और LMS के ऊपर इनको अपलोड कर दें, ठीक है। तो क्लास टास्क 2। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ लॉजिक की तरफ, और लॉज ऑफ लॉजिक जो हैं ये आपके प्रूफ में काम आएंगे, आपकी सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे, और कैसे काम आएंगे इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन मैं आपको आज बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो फर्स्ट इज़ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इज़ जस्ट लाइक कम्यूटेटिव लॉ इन सेट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेट थ्योरी ही एक्सटेंड हो रही है यहाँ पे, तो हमारा मैथ से कभी वास्ता कंप्यूटर में छूट नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। So P and Q is logically equivalent to Q and P because the value of truth table of यानी ट्रुथ टेबल में दोनों की वैल्यूज़, दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। सो ऑर्डर डजेंट मैटर हेयर, इन अदर वर्ड्स। सिमिलरली इट आल्सो होल्ड्स फॉर डिसजंक्शन एज इट हेल्ड फॉर कंजंक्शन, तो दोनों के लिए वैल्यू ट्रू होगी, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ इज़ आल्सो ट्रू फॉर बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में है बिल्कुल जिस तरह सेट्स के अंदर है, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, और सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। अगली चीज़ है आइडेंटिटी लॉ। तो इफ़ अ टोटोलॉजी मीन्स अ कॉलम दैट इज़ फिल्ड विद टीज, ठीक है, ठीक है, और वन, और यू कैन से ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। सो इसका अगर हम कंजंक्शन ले लें P के साथ, तो डेट विल रिजल्ट इन P, और अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन
का डिसजंक्शन ले लें P के साथ, तो डेट विल रिजल्ट इन P, सो इट्स आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नेगेशन लॉ मीन्स P एंड नॉट P, दिस इज अ टोटोलॉजी, एंड P or not P is a tautology, and P and not P is a contradiction. Double negation law means not of P is equal to P, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, it is not the case that it is not hot, it means it is hot. Idempotent law means P and P is P, means something that remains the same. Idempotent means something that remains the same, and P or P means P. De Morgan's law हमने स्टडी कर ली है। 9th नंबर है यूनिवर्सल बाउंड लॉज। P और T it is logically equivalent to T, and P and contradiction is logically equivalent to C. See, एक आइडेंटिटी लॉ था यहाँ पे नीचे, that is something different, ठीक है। और एक जो है ये वाला लॉ है यूनिवर्सल बाउंड लॉ, तो ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? P और P एंड Q, सो ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ P रह जाएगा, ठीक है। और P एंड P और Q ये भी सिंप्लीफाई होके सिर्फ जो है P रह जाएगा। टोटोलॉजी में चूँकि सारे कॉलम के अंदर वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, तो उसका नेगेशन लेंगे तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और कंट्राडिक्शन का आप नेगेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटोलॉजी आ जाएगा। अब हम इसको ये चीज़ तो हो गई, ये हमारे काम आएगी, इसको हम एक दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी हमने चूँकि सारा वक्त हमने गुजार दिया किसके ऊपर, नेगेशन के ऊपर, और जो है उसके ऊपर कंडक्शन के ऊपर, डिसजंक्शन के ऊपर, और इस तरह हमने और की 2 किस्में पढ़ी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। लेकिन हमारी 2 चीज़ें रह गई थी, कंडीशन और बाई कंडीशन, यानी इम्प्लीकेशन और बाई इम्प्लीकेशन। तो उसको हम जो है अभी डिस्कस करते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सी, इफ़ P and Q are statement variables, as you know, they can be the condition of Q by P, ठीक है। आप कंडीशन लगा रहे हैं, तो इफ़ P then Q और P implies Q, तो उसको आप डिनोट करते हैं P और फिर एक एरो का सिंबल और Q, मीन्स P is the condition or hypothesis or antecedent, and Q is the conclusion or consequent, ठीक है। सॉरी, सो एरो, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कोई भी नाम है आप इसको दे सकते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बड़ी अजीब सी हैं। अजीब सी इसलिए कि आप इसको C++ के इफ देन की तरह कंपेयर ना कीजिएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉजिकल थिंग है, ये वो कोडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ट्रुथ टेबल के अंदर if condition is satisfied, if hypothesis is true, then and consequent is also true, तो P implies Q की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। तो if P is true and Q is false, तो result will also false। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन if P is false, so it doesn't matter value of true is Q is true or false, value of implication is true. Now how it is possible, what is the rationale behind it, ठीक है। तो इसको मैं आपको स्टडी अभी बताता हूँ, लेकिन अभी तो आप इतना समझें कि इस ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यू फॉल्स तब होगी जब P ट्रू और Q फॉल्स होगा, बस। बाकी हर जगह इसकी वैल्यू ट्रू होगी। क्यों होगी वो आपको बताता हूँ। ये एक आखिरी 2 हैं, यहाँ आपको मसला आ रहा है, ठीक है। अक्सर औकात बच्चों को ये समझने में मसला होता है कि वाई इट इज़ सो। तो देखिएगा, हालांकि पहली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, फिर भी ये ट्रू क्यों है। तो देखें, अगर कोई वादा करता है किसी बिना पर, दैट इज़ P, और उस वादे जो जिस बिना पे वादा किया है दैट इज़ P, और जो वादा किया गया है दैट इज़ Q। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट है और कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर वो कहता है कि जी इफ़ आई एम इलेक्टेड, तो क्या करूँगा मैं, आई विल रिड्यूस द टैक्सेस, ठीक है। तो देखें, हम उसकी बात को कब सही या गलत कहेंगे। देखें, अगर तो वो इलेक्ट हो गया, दैट इज़ ट्रू,
और वो टैक्सेस भी रिड्यूस कर दिए, तो इट मीन्स हिज स्टेटमेंट वाज ट्रू। ठीक है, अगर वो इलेक्ट हुआ था लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, टैक्सेस रिड्यूस नहीं हुए, तो इट मीन्स लॉजिकली हिज स्टेटमेंट वाज फॉल्स। लेकिन अगर वो इलेक्ट ही नहीं हुआ है तो हम उससे पूछ किस बात की कर रहे हैं? आपने उसको इलेक्ट ही नहीं किया है, तो अब टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हों या ना रिड्यूस हो रहे हों, उसकी बात को हम गलत नहीं कह सकते। तो जब हम उसकी बात को गलत नहीं कह सकते, तो उसकी बात तो जब गलत नहीं कह सकते तो नॉट ऑफ फॉल्स मीन्स ट्रू। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ इसकी ट्रू आती हैं, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला है काम करने का, तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, उस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम हम नहीं लगा सकते, उसको हम फॉल्स नहीं कह सकते। ठीक है, सो ये अब आपको उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि यहाँ लॉजिक के अंदर ये क्यों चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, मीन्स अगर एक बंदे को मौके ही नहीं दिया गया, तो हम उसकी बात को गलत नहीं कहेंगे। वो अपनी बात में जब गलत नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ट्रू ही माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद अब आपको ये थोड़ी सी समझ में आ गई है। अच्छा, बाई कंडीशन में क्या होता है? बाई कंडीशन बड़ी सिंपल है। बाई कंडीशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो पी एरो क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू, और बाई कंडीशन का मतलब होगा पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डबल हेडेड एरो, तो इसको कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और सिंपली आई डबल एफ भी इसको लिख सकते हैं। और इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, देखिए XOR के अंदर क्या था, पहली वैल्यू फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। यहाँ बिल्कुल उसका ऑपोजिट, नॉट ऑफ XOR, पहली ट्रू, फिर दो फॉल्स और फिर ट्रू। ठीक है, तो समझने के लिए तो ये भी आसान है, बाकी हम इसको आगे चल के मज़ीद इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसलेशन हमने एंड की कर ली, और की कर ली, नॉट की कर ली, ये सारी हमने जो है इसकी ट्रांसलेशन को हमने देख लिया। लेकिन हमारे पास इम्प्लीकेशन की ट्रांसलेशन रह गई। ठीक है, और उसकी हमने कोई मशक नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, तो उसको देख लेते कि इम्प्लीकेशन को कई तरीके से बुक्स में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जिस तरीके से भी ट्रांसलेट किया जाए, आपने उस पर परेशान नहीं होना है। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू को आप इफ़ पी देन क्यू भी लिख सकते हैं, इफ़ पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, या क्यू इफ़ पी भी लिख सकते हैं, क्यू व्हेन पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या पी इम्प्लाइज क्यू भी लिख सकते हैं। ये इसको मुख्तलिफ तरीके हैं इसके लिखने के। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एंटीसीडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको हम कहते हैं सफिशेंट कंडीशन, और जो क्यू होता है उसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। वजह देखें, उससे पूछगिछ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये वैल्यू ट्रू हो, फिर उससे पूछगिछ की जाएगी। तो P इज़ सफिशेंट कंडीशन। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। अगर नहीं है तो फिर तो हम उससे पूछगिछ ही नहीं करेंगे ना, उसको वैसे ही हमने ट्रू डिक्लेयर कर दिया। और अगर ये वैल्यू उसकी ट्रू है तो ये काम इट मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन, ताकि ये चीज़ ट्रू हो जाए। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो अब उसकी बात को सही करार देने के लिए सारा दारोमदार होगा उस वादे पे जो उसने किया था। तो दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए देखें जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे आ रही होती है। अगर ये ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, इसकी बिना पे फैसला कर रहे हैं। ठीक है, टू जज हिम P इज़ द सफिशेंट कंडीशन। ठीक है, एंड Q इज़ द नेसेसरी कंडीशन आफ्टर P इज़ ट्रू, आफ्टर सफिशेंट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। तो ये याद रखिएगा कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है P इज़ सफिशेंट फॉर Q, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है Q इज़ नेसेसरी फॉर P, इसका मतलब क्या है, ये अब आपको जो मैंने बताया, उम्मीद है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेसेसरी कंडीशन और सफिशेंट कंडीशन क्या होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज से हम ट्रांसलेशन उसकी जो है रन कर लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो वीडियो को 2 मिनट रिवाइंड करो और दोबारा ये बात सुनो, फिर समझ नहीं आई फिर दोबारा ये बात सुनो, फिर इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये सफिशेंट और नेसेसरी कंडीशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, और ये इनको कंडीशन क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, सो एक हमारे पास प्रोपोजिशन है यू विल अटेंड द क्लास, एंड सेकंड है यू विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। तो इफ़ P देन Q मीन्स इफ़ यू विल अटेंड द क्लास देन यू विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम, और कभी कभी देन के बगैर भी ये जुमला बोला जाता है, इट्स जस्ट द सेम। आप Q को पहले लिख सकते हैं, यू विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम इफ़ यू अटेंड द क्लासेस, और इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में आप इसकी ट्रांसलेशन को जो है वो
सिंपल इसकी जगह चीज़ें पुट कर सकते हो, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको आप खुद ही रिव्यू कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन मैथमेटिकल रीजनिंग, ये अच्छा, ये पहले मैंने आपको बात बता दी है कि उसको सी की तरह इफ़ देन एल्स का स्ट्रक्चर नहीं समझना है भाई, ठीक है। ये लॉजिकल चीज़ है, और इसमें आखिरी दो रोज़ में हमेशा वैल्यू ट्रू क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे बताएगा कि इन मैथमेटिकल रीजनिंग वी कंसिडर कंडीशनल स्टेटमेंट आर मोर जनरल sort than we use in English, ठीक है ना। एंड propositional language is an artificial language, we only parallel English usage, यानी हम इंग्लिश की स्टेटमेंट को इनको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं टू मेक देम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इफ़ देन कंस्ट्रक्ट की तरह नहीं है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो ये पिछली 10-15 मिनट की वीडियो को 2 या 3 बार या 4 बार सुनो, ताकि ये अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लो, ठीक है। ये 2-3 दफ़ा सुनोगे इंशाल्लाह ताला आपकी कन्फ्यूजन ये दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं की तो बाद में जाके आप पछताओगे, ठीक है। अच्छा, बाई कंडीशनल की हमारे पास बात हो गई। बाई कंडीशनल की सिर्फ वो रह गई थी कि उसको हमने सॉरी ट्रांसलेट किस तरह करना है, तो वो भी हमने वैसे इन जनरली बातों बातों में बता ही दिया था कि P इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर Q, क्योंकि क्यों P नेसेसरी कंडीशन भी है, सफिशेंट कंडीशन भी है। क्यों? क्योंकि P और बाई इम्प्लीकेशन है ना, तो इफ़ P इम्प्लाइज Q देन Q आल्सो इम्प्लाइज P। तो P जिस तरह नेसेसरी कंडीशन है तो वो सफिशेंट कंडीशन भी है, क्योंकि एक तरफ से वो कॉन्सिक्वेंस बन रहा है और एक तरफ से हाइपोथेसिस बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं P ओनली एंड ओनली इफ़ Q, तो इफ़ P देन Q एंड कन्वर्सली, ठीक है, वाइस वर्सा, आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बात की थी कि बाई कंडीशन का मतलब है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो वाकई ऐसा मतलब है कि नहीं बाई कंडीशन का, हम उसको ट्रुथ टेबल की मदद से देख लेते हैं। हमने पहले कैलकुलेट किया P इम्प्लाइज Q, फिर Q इम्प्लाइज P, फिर दोनों का एंड ले लिया, तो देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये वही वैल्यू है तो यहाँ पे टेबल की आ रही है। तो इसका मतलब बाई इम्प्लीकेशन जो है, ठीक है, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ it is logically equivalent to P implies Q and Q implies P, क्योंकि दोनों की ट्रुथ वैल्यू का जो कॉलम है वो एक जैसा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जैसा कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह की, जिस तरह मैथ्स में होती है, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी मैथ्स है, तो इसके अंदर भी ऑपरेटर्स की जो है ना प्रेसिडेंस होगी। नॉट की प्रेसिडेंस सबसे हायर है, ठीक है, उसके बाद एंड की है, फिर और की है, फिर इम्प्लीकेशन की है, और फिर बाई इम्प्लीकेशन की है। तो इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जहाँ भी ब्रैकेट आती है तो यानी पैरेंथेसिस, तो उसकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे हाई होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैथ्स वाली ही यहाँ पे इनहेरिट हो रही हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये लॉज ऑफ लॉजिक को दोबारा से आप रिव्यू कर लें। कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, नेगेशन, डबल नेगेशन, आइडेम्पोटेंट, डिमॉर्गन्स, यूनिवर्सल बाउंड लॉज, एब्जॉर्प्शन लॉज और नेगेशन ऑफ टी एंड सी, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ काम आने वाले हैं, जो अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये रिव्यू इसलिए किए ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिवाइंड ना करना पड़े, ठीक है, अगर आप इनको रेफ़र करना चाहें तो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि यूजिंग दीज लॉज ऑफ लॉजिक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड नॉट ऑफ नॉट P एंड Q, ठीक है। तो सॉल्यूशन बड़ा इसका सिंपल है। सबसे पहले देखें, ये नॉट अप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट के ऊपर जिसके अंदर एंड या और है, तो डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, और डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये नॉट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा और एंड का सिंबल और में बदल जाएगा, तो दैट इज़ सिंपल। अब यहाँ दो नेगेशन के सिंबल्स हैं, तो डबल नेगेशन साइंस के सेज दैट माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, मीन्स नॉट एंड नॉट विल बिकम, नहीं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट विल बिकम अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ और के अंदर मौजूद हैं, और हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ इनके अंदर काम करता है, इट इम्प्लाइज है, ठीक है, इट्स एप्लीकेबल। तो एसोसिएटिव लॉ को जब अप्लाई किया तो P और P इट इज़ जस्ट द सेम, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लॉ। तो ये इतनी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट हमने लॉज की मदद से सिंप्लीफाई कर ली, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करना आसान है कि इसको एनालाइज करना आसान है, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ाई जाती है तो उस वक़्त में इस चीज़ की प्रोग्रामिंग बच्चों से करवाई जाती है कि वो एक
मुश्किल कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट के तौर पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या ये भी किया जा सकता है कि अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट डेफिनेटली किसी इंग्लिश सेंटेंस को डिनोट कर रहे होते हैं, तो एक कम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके कैसे पेश किया जा सकता है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे जो है अप्लाई कर सकते हो किस चीज़ में, समरी, ऑटोमेटिक समरी क्रिएटर में, कि आपका जो प्रोग्राम हो वो एक डॉक्यूमेंट को रीड करे, उस डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद जो है वो उसके अंदर से सिंपल प्रोपोजिशंस निकाले, उसके अंदर इस तरह के पैटर्न्स फाइंड करे जहाँ जहाँ भी लॉज अप्लाई हो रहे हैं, और उनको सिंप्लीफाई करते हुए जब सिंबल्स को सिंप्लीफाई कर ले, उसको दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, तो वो आपके पास एक बड़े पैराग्राफ से रिफ्रेश होकर एक छोटा सा पैराग्राफ बन सकता है। तो ये इस लेवल के प्रोजेक्ट्स बच्चों से जो हैं वो करवाए जा सकते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा FIP जो है वो उसको कोई प्रोजेक्ट लेना चाहे, तो इस तरह का अगर वो प्रोजेक्ट करता है तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और वो है, हम लॉज ऑफ लॉजिक के ज़रिए प्रूफ भी कर सकते हैं चीज़ों को। अगर हम ट्रुथ टेबल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके ज़रिए भी एक प्रूफ करिए। प्रूफ थ्योरी असल में शुरू हो चुकी है, उसकी बुनियादें हमारी बन चुकी हैं, क्योंकि इसको फॉर्मूली हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नॉट ऑफ P एंड Q एंड P और Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि डिमॉर्गन्स लॉ ही चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नॉट है, तो इट मीन्स नॉट विल बी अप्लाइड टू बोथ द ऑपरेंड्स एंड दिस एंड विल बिकम और, ठीक है। सो नॉट और नॉट आपस में डबल नेगेशन है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, P इज़ कॉमन, तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगेगा और P दोनों से कॉमन यहाँ पे निकल आएगा, और यहाँ पे रह जाएगा Q एंड नॉट Q। सो Q एंड नॉट Q, इट इज़ अ नेगेशन लॉ बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है भाई। आज दिन है भी और नहीं भी है, अभी दिन है भी और नहीं भी है, आज इतवार है भी और नहीं भी, ये हो नहीं सकता। सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो इट विल ऑलवेज बी फॉल्स, ठीक है। और चूँकि C में सब वैल्यू फॉल्स होती हैं, फॉल्स का और किसी के साथ ले रहे हैं, तो इट इज़ एन आइडेंटिटी लॉ, इट विल बिकम P। सो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सिर्फ एक छोटी स्टेटमेंट के अंदर यानी P के अंदर सिंप्लीफाई हो सकती है, और हमने इसको प्रूफ भी कर लिया थ्रू लॉजिक के ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। और हमने मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ ये प्रूफ थ्योरी हम क्यों कर रहे हैं, कि हमें अगर प्रूफ थ्योरी हमारी मजबूत होगी तो हम एल्गोरिथम्स को करेक्ट साबित कर सकेंगे, ठीक है। नहीं तो हम एल्गोरिथम जितने मर्जी मेहनत से बना लो, डिज़ाइनिंग टेक्निक से अप्लाई कर लो, स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसकी फाइंड कर लो, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी फाइंड कर लो, ऑप्टिमाइज़ कर लो, अगर वो करेक्ट ही नहीं है तो सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एनालिसिस तो यही है कि वो ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। वो उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस तो बाद में होगा, पहले उसकी करेक्टनेस का एनालिसिस होगा, ठीक है। इसको हम टेस्टिंग कह सकते हैं, एनालिसिस ना ही कहें हम इसको, तो ठीक है। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक छोटी सी मिसाल उसी चीज़ की जो मैंने आपको कहा प्रोजेक्ट के हवाले से, कि रिफ्रेश द कंडीशन मोर सिंपली, कि यू विल गेट एन A इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। यू विल गेट एन A, आपको A ग्रेड मिलेगा कब? if you are hard working and the sun shines, or you are hard working and it rains। तो देखिए सोल्यूशन के 4 स्टेप्स होते हैं इस तरह के, ये मैंने 4 स्टेप आपको ज़ुबानी बता दिए हैं 1-2 मिनट पहले, दोबारा से बता देता हूँ। पहले आपने सिंपल प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा उनको सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, तीसरा लॉज ऑफ लॉजिक के ज़रिए उनको सिंप्लीफाई करें, और उस सिंप्लीफाई किए हुए एक्सप्रेशन को आप दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, आपका काम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई करने सिंपल प्रोपोजिशन, यू विल गेट एन A, यू आर हार्ड वर्किंग, द सन शाइन्स, इट रेन्स। हार्ड वर्किंग तो 2 दफ़ा RS लिए की कलर में आपको शो किया गया। अब इसको आप सिंबल्स में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो A इफ़ हार्ड वर्किंग एंड S फॉर सन शाइन्स, और H हार्ड वर्किंग एंड R फॉर रेन्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और चूँकि हमारे पास एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है और के मुकाबले में हायर होती है, तो इस वजह से इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और इफ़ कंडीशन हमेशा एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है, तो ये सारी की सारी कंडीशन हम एरो के लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं, और A को हम बाद में लिख लेते हैं। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं तो होगी ट्रांसलेशन। तो सिंप्लीफाई में देखें H दोनों में कॉमन है, तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए
आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हार्ड वर्किंग 2 दफ़ा लिखने के बजाय एक दफ़ा ही जुमले में लिखने से आपका काम हो जाएगा, तो आप सेंटेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप इसको इंग्लिश में दोबारा से ट्रांसलेट कर दें कि इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इधर द सन शाइन्स और इट रेन्स यू विल गेट एन ए। आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। आपको पता है एप्लीकेशन की 8-10 तरह से ट्रांसलेशन हो सकती है, तो आप उसको किसी भी अंदाज से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, वो कि हम उसको इधर डिस्कस भी कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। ये असल में डिमॉर्गन्स लॉ इस पे चलेगा, तो एंड और में बदल जाएगा और नॉट दोनों के साथ लग जाएगा। तो आई एम नॉट टायर्ड और यू आर नॉट स्मार्ट, ठीक है। तो आप इसको उन चारों तरीकों स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करके देख सकते हैं। इट्स सो सिंपल। तो इट्स नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड और यू आर स्मार्ट। तो यहाँ भी वही डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, क्योंकि नॉट और पे अप्लाई हो रहा है, तो नॉट दोनों ऑपरेंट्स पे लगेगा और एंड में बदल जाएगा। इट इज़ आई एम नॉट टायर्ड एंड यू आर नॉट स्मार्ट, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल ये। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा कि आई फॉरगॉट माई पेन एंड माई बैग और आई फॉरगॉट माई पेन एंड माई ग्लासेस। तो पेन दोनों में कॉमन है, तो उसको एक दफ़ा हम लिखेंगे, और आई फॉरगॉट माई पेन एंड देन इधर आई फॉरगॉट माई बैग और माई ग्लासेस बट नॉट बोथ, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हमें मीनिंग से पता चल रहा होता है कि यहाँ इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव आ रहा है, तो उस वजह से मैंने ईदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि इंक्लूसिव वाला मीनिंग हम इससे डिस्कार्ड कर दें। तो इट इज़ रेनिंग एंड आई फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, ओहो, और इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट, ठीक है। तो यहाँ भी वही है रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि इट इज़ रेनिंग एंड आई फॉरगॉटन ईदर माई अम्ब्रेला और माई हैट, ठीक है। तो आप इस तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक के बच्चों जितने भी हमने लॉज पढ़े, ये लॉज थे जिसके अंदर इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास लॉजिक के अंदर इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन के लॉज को पढ़ना की भी ज़रूरी है। कम्यूटेटिव लॉ जिस तरह कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए होल्ड करता है, तो इसके लिए भी होल्ड करता है बाय इम्प्लीकेशन के लिए। और एक है इम्प्लीकेशन लॉ, क्योंकि सिंपल इम्प्लीकेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q को आप नॉट ऑफ P एंड Q की फॉर्म और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पे आप रिवर्स डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो इट विल बिकम नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q, नॉट ऑफ होल P एंड नॉट ऑफ Q, ठीक है। इस तरह एक एक्सपोर्टेशन लॉ है कि P एंड Q इफ़ इट इज़ द कंडीशन फॉर और, इफ़ इट इज़ अ सफिशेंट कंडीशन फॉर और, तो फिर क्या हो रहेगा, P विल बिकम जस्ट अ सफिशेंट कंडीशन और हमारे पास Q इम्प्लाइज R, ये नेसेसरी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इक्विवेलेंस लॉ तो हम पहले से आपको पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, कि P बाय इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है, ये चीज़ है। और आखिरी हमारे पास रिडक्टिव एड एब्सर्डम, इसकी एप्लीकेशन तो अगले लेक्चर्स के अंदर आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है रिडक्शन टू कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, क्योंकि आखिर में देखेंगे रिड्यूस होकर कहाँ जा रहा है, टू कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो इसको जो है आप आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। कुछ की एप्लीकेशन आज ही पढ़ लेंगे और कुछ की इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स के अंदर जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। तो रीराइट द स्टेटमेंट P एंड नॉट ऑफ Q, दिस होल इम्प्लाइज R विदाउट यूजिंग द सिंबल दिस। अब हमें पता है कि इम्प्लीकेशन रूल के ज़रिए हम एरो के सिंबल को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा लॉजिक जो हमारा डिज़ाइन है वो सिर्फ एंड और नॉट ही, यानी इन 3 गेट के ज़रिए ही आप कंडीशन को भी कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो वो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। सिर्फ एंड और नॉट के ज़रिए ही आप सब कुछ कर लेंगे। कैसे, ये P एंड नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज R, इम्प्लीकेशन लॉ हमें ये कहता है कि जो आपके पास एरो में लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप उसको नेगेटिव कर दें और एरो के बजाय और का सिंबल लगा लें, तो इट विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट, दैट इज द इम्प्लीकेशन लॉ। सो P एंड नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज R, इट मीन्स इट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ होल P एंड नॉट Q और, ठीक है। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अगर आप अप्लाई करें तो इट विल बिकम P और Q
अब मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया, लेकिन आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। क्या आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ इस पे अप्लाई होगा, तो P और सॉरी नॉट ऑफ P और Q और वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूँकि हमें सिंप्लीफाई करने के या आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए कहा नहीं गया, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है कि री राइट द स्टेटमेंट P implies R by implication Q implies R without using the arrow symbol, whether it is implication or it is by implication, ठीक है। तो what will be the solution? Solution is very simple कि पहले तो आप देखें P implies R means not of P और Q implies R means not of Q or R. अब by implication means left hand side implies right and right hand side implies P. So that is the equivalence law in fact. वो सारा का सारा हमने लिख लिया। अब भी हमारे पास एरो का सिंबल मौजूद है, तो हम दोबारा इम्प्लीकेशन लॉ इस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि ये लेफ्ट हैंड साइड सारी हो जाएगी नेगेटिव और इसकी जगह एरो की जगह और सिंबल आ जाएगा और यहाँ भी यही काम होगा, तो हमारे पास ये इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका काम तो हो चुका है। सिंप्लीफाई आप इसको कैसे करेंगे कि आप इस पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे और फिर डबल नेगेशन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बस ये सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ मेरे ख्याल में कुछ मिसिंग कर दिया मैंने, मैं आपको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ कि डी मॉर्गन्स लॉ असल में यहाँ पे अप्लाई हुआ और यहाँ पे कुछ लिखना मैं भूल गया, नहीं ठीक है, वो लिखना चाह रहा था लेकिन आ गया था, डबल नेगेशन लॉ, ठीक है, सही है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एक और ग्रेडेड टास्क कर लो भाई, ठीक है, छोटे छोटे टास्क हैं आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। और रीराइट द स्टेटमेंट फ्रॉम दिस होल फॉर्म इनटू अ लॉजिकली इक्विवेलेंट फॉर्म दैट यूजेस ओनली नॉट एंड नॉट इवन और ऑपरेटर भी आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, बल्कि मैं देखूंगा आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। दिमाग लड़ाइए, हिम्मत कीजिए, ठीक है। एक दूसरे से आप पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि चीज़ आपको आनी चाहिए और ये कि काम आपने किया हो। एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, लेकिन सोल्यूशन अपना अपना दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना कीजिए, ठीक है। सारी बात है, आप डिस्कशन करना आप लोगों का हक है, ठीक है। और एक और छोटी सी टास्क है, वो ये कि आपने प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट इट इज़ अ टोटोलॉजी, मीन्स इसका जो कॉलम बनेगा उसमें ट्रुथ टेबल में सारी ट्रू वैल्यूज़ होंगी। लेकिन मज़े की बात है, अब आपने ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल नहीं करना है, लॉज ऑफ लॉजिक को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है कि इट इज़ अ टोटोलॉजी, तो ताकि आपकी अच्छी खासी मश्क इस पर हो जाए, लॉज ऑफ लॉजिक के ऊपर आपकी बेस जो है बड़ी साउंड बन जाए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये लेक्चर लंबा थोड़ा था इसलिए है क्योंकि ये तीन लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सिर्फ 35-40 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी ये। तो इस लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, तो ये 3 लेक्चर्स हैं, इसीलिए आप चाहें तो इस बड़े से लेक्चर को बाय पार्ट्स भी सुन सकते हैं, ठीक है, अपने अपने उसके हिसाब से, जहाँ भी आपको वक्त में सहूलत हो, ठीक है। तो इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? देखो ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान है, ये सिखाए इसलिए जा रहे हैं कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव इज़ ये एक अलग से एक पूरी थ्योरी है, ठीक है ना। प्रूफ्स में आप देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला, अगले वीक के लेक्चर्स में, कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव, आप कॉन्ट्रापॉजिटिव के ज़रिए बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं प्रूफ, ठीक है, बाज़ दफ़ा आप प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल कर रहे होते हैं या प्रूफ बाय एग्जांपल कर रहे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्में हैं प्रूफ्स की, उसमें एक कॉन्ट्रापॉजिटिव भी है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो इसका इन्वर्स होगा नॉट ऑफ P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q। सो इन्वर्स इज़ वेरी सिंपल। कन्वर्स क्या होता है हमारे पास? देखो इन्वर्स और कन्वर्स में फ़र्क है। इन्वर्स मीन्स दोनों पार्ट्स को, यानी हाइपोथेसिस को और जो आपके पास कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन होगा, कॉन्सिक्वेंट विल बी अ बेटर वर्ड, दोनों को आप नेगेटिव कर दो, ठीक है। कन्वर्स मीन्स कि आप हाइपोथेसिस को कॉन्सिक्वेंस कर दो और कॉन्सिक्वेंस को हाइपोथेसिस बना दो, मीन्स Q इम्प्लाइज
P, और अगर आप इसका इन्वर्स ले लो, मीन इन्वर्स ऑफ कन्वर्स इज इन फैक्ट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P, ठीक है। द कन्वर्स ऑफ इन्वर्स और इन्वर्स ऑफ कन्वर्स जिस तरह आप इसको कंसिडर करना चाहो, ठीक है, दैट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देखें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, तो आपने उसको दोनों पार्ट्स को नेगेटिव कर दिया और आपने उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया, तो देखें आपको ये बता रहा है कि ओरिजिनल इम्प्लीकेशन और उसका इन्वर्स दे आर नॉट द सेम, क्योंकि जहाँ पे देखें वैल्यूज़ मुख्तलिफ आ रही हैं। इसी तरह ओरिजिनल स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स ये भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि इन्वर्स और कन्वर्स ये जो हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। इन्वर्स और कन्वर्स इनका ट्रुथ टेबल एक जैसा बनता है। अच्छा, अब बात रह गई ओरिजिनल स्टेटमेंट की और उसके कंट्रा पॉजिटिव की, तो उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि वो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इट मीन्स P implies Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P, ठीक है। तो उसको आप खुद से प्रूव कर लें, इस तरह उसका बना लें, ट्रुथ टेबल वगैरह बना लें, तो आप उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी टास्क है, अनग्रेडेड टास्क है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि इफ़ आई एम इलेक्टेड आई विल रिड्यूस द टैक्सेस, P implies Q, इसका इन्वर्स होगा नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q, मीन्स इफ़ आई एम नॉट इलेक्टेड आई विल नॉट रिड्यूस द टैक्सेस। कन्वर्स क्या होगा, Q implies P, मीन्स इफ़ आई रिड्यूस द टैक्सेस आई विल बी इलेक्टेड, दैट इज टोटली अ डिफरेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इफ़ आई डू नॉट रिड्यूस द टैक्सेस आई विल नॉट बी इलेक्टेड, ठीक है। ये एक एग्जांपल के हद तक, ठीक है, इसकी। अच्छा, ये टॉपिक तो हमारा हो गया कंप्लीट। ये अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, प्रोपोजिशनल लॉजिक को, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो चार स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई हैं, टुडे इज़ मंडे, नो इट्स फॉल्स, इट इज़ नॉट मंडे, इट इज़ रनिंग, नो इट्स नॉट रनिंग, तो इनकी तो कोई ट्रुथ वैल्यू है और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अगली दो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन उनकी ट्रुथ वैल्यू इस तरीके से पता नहीं चल सकती। सो x इज़ ग्रेटर देन 2 वी डोंट नो, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक इसको डील नहीं कर सकता। x इज़ लेस देन y, प्रोपोजिशनल लॉजिक इसको डील नहीं कर सकता। तो हमें प्रोपोजिशनल लॉजिक से बढ़कर एक लॉजिक की मोर पावरफुल टाइप की तरफ जाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो इट्स अ मोर पावरफुल टाइप ऑफ लॉजिक। अब इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट है x इज़ ग्रेटर देन 2, कहते हैं जी x इज़ वेरिएबल, ये इसका सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट है इज़ ग्रेटर देन 2, इट इज़ द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट दिस वेरिएबल कैन हैव, ठीक है। तो ये x इज़ ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। हमने पहले कहा था अगर हम इसकी एम्बिग्यूटी को सॉल्व कर लेते हैं तो उसकी एम्बिग्यूटी हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में सॉल्व नहीं कर सकते, प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ इसीलिए उसकी, चूँकि ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे इसको डिनोट भी मुख्तलिफ अंदाज से किया जाएगा। जैसे सिंपल स्टेटमेंट है टुडे इज़ मंडे, तो आप कह सकते हैं m स्टैंड्स फॉर टुडे इज़ मंडे, रेनिंग तो r स्टैंड्स फॉर इट इज़ रेनिंग। लेकिन x इज़ ग्रेटर देन 2, वी नो x की वैल्यू चेंज होगी, तो g फॉर ग्रेटर देन दैट इज़ ओके, लेकिन ब्रैकेट में हमने x लिखना है। x मीन इसकी वैल्यू के ऊपर x की वैल्यू जो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रोपोजिशन, ठीक है, सॉरी ये जो प्रेडिकेट है, सॉरी ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इस तरह अगर वेरिएबल दो हैं तो तब भी हो सकता है, मीन x इज़ लेस देन y, तो दो वेरिएबल हो सकते हैं, तो L स्टैंड्स फॉर लेस देन एंड x y आर टू वेरिएबल, जिसको आप कंपेयर करके वैल्यू इसकी ट्रू या फॉल्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं g x या L x y, तो दीज आर इन फैक्ट कॉल्ड प्रोपोजिशनल फंक्शंस। तो व्हेन variable is assigned a value, it becomes a proposition. This predicate becomes a proposition, just like a simple, for example हम कहते हैं कि g of 3, it means 3 is greater than 2, so 3 is greater than 2, it's a proposition. तो predicate logic की पावर ये है कि ये ओपन स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन जो है ना वो बना देता है, तो जिसके ज़रिए वो सारे रूल्स इसके भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो
let px is equal to x is greater than 3. So what is the truth value of p of 4 and p of 2? So if p of 4 means 4 is greater than 3, so its truth value is true. We will substitute 4 in place of x. ठीक है, और इस तरह p of 2 means we will substitute 2 in place of x. So 2 is greater than 3, no, it is false. तो अब देखिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इनके इस प्रोपोजिशनल फंक्शन के ज़रिए, इस प्रेडिकेट को हम प्रोपोजिशन बना सकते हैं और इसकी फिर हमें ट्रुथ वैल्यू भी ओपन स्टेटमेंट की मिल जाएगी, क्योंकि अब वो मज़ीद ओपन नहीं रही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इसको आप, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इशू हो आपस में डिस्कस पहले कीजिएगा। ठीक है, और फिर अगर फंस जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए पहले आपस में इसको डिस्कस कीजिएगा। ग्रुप को एक अच्छा डिस्कशन फोरम बनाएं ताकि आपकी एम्बिग्यूटीज़ दूर हो जाए और ये हिजाबात जो पढ़ने में है ना, ये ख़त्म हो जाए आप लोगों के। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक मुझे यकीन है कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आपको मसला होगा, लेकिन यहाँ पे मुझसे एग्ज़ाम के दिनों में पूछ रहे होंगे, तो भाई अभी से पूछना शुरू कर दो जो 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 प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इतनी रिलैक्सेशन है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और आज नहीं तो आप शाम को आराम से या अगले दिन इतवार को भी इसको अगर आप सुन लेते हो, तो इतना ख्याल करो कि भाई कम से कम 1-2 दिन बाद तो या 1 दिन बाद तो इनको देख ही लो, सुन ही लो। ठीक है, तो एग्जांपल है, लेट ए एक्स डिनोट द स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज़ अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। नाउ सपोज दैट of the computers on campus only CS2 and Maths 1 are currently under attack. So what are the truth values A CS1, A CS2 and A Math 1? आप इसको कैलकुलेट कर लें खुद से, बड़ी आसान एग्जांपल्स हैं। A CS1 इज़ फॉल्स, A CS2 इज़ ट्रू एंड A Math 1 इज़ ट्रू। तो इनकी ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करना, इवेलुएट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, सिमिलरली we an example of a predicate with 2 variables. Let q x y denote the statement x is equal to y plus 3. So what is the truth value of the proposition q1 2? So 1 is equal to 2 plus 3, oh that is false, and q3 0, 3 is equal to 0 plus 3, now it is true. तो ये भी आसान है। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स को आप खुद से बना भी सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास टास्क है जो कि अनग्रेडेड है। तो लेट ए सी एन, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, डिनोट द स्टेटमेंट कंप्यूटर सी इज कनेक्टेड टू नेटवर्क एन where C is a variable representing a computer and N is a variable representing a network. Now suppose that computer Math 1 is connected to network campus 2 but not to network campus 1. So what will be the value of A Math campus 1? It will be 0, and A Math 1 campus 2, it will be true. ठीक है, तो बहुत आसान सी एग्जाम्पल हैं, या आप इसको खुद से देख लीजिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, प्रेडिकेट विथ 3 वेरिएबल्स। So let x, y, z denote the statement x plus y is equal to z. So what are the truth values of proposition r1 2 3 and r0 0 1? तो आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देख लें कि इनमें से किस की वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है और किस की फॉल्स आ रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम अब एक आज का आखिरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। We will conclude the lecture after this example, after this topic, sorry. कि देखें पी एक्स है, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ लेस दैन एक्स प्लस 1, और एक्स क्या हो सकता है भाई, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और एक और हमारे पास प्रेडिकेट है क्यू एक्स, जिसकी स्टेटमेंट है एक्स इज़ लेस दैन 3। यहाँ भी एक्स हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं कि एक्स के नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये स्टेटमेंट कितने नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि x विल बी लेस दैन 1 ग्रेटर दैन इट, मीन x इज़ लेस दैन x प्लस 1। भाई सबके लिए, भाई कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं जो अपने से एक बाद वाले से बड़ा हो, सब छोटे ही हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, तो और इस तरह जो दूसरी स्टेटमेंट है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनके लिए x इज़ लेस दैन 3, तो वो सिर्फ 1 और 2 हैं, सिर्फ 2 ही हैं। 3 ऑनवर्ड्स सारे के सारे अप टू इन्फिनिटी, इसके लिए ये चीज़ फॉल्स है। तो इसका मतलब कि अगर डोमेन में से अगर हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ गई, या तो हमारी स्टेटमेंट सारी डोमेन के लिए ट्रू है या अ पार्ट ऑफ डोमेन के लिए ट्रू है। ठीक है, किसी एक एलिमेंट के लिए या 2 एलिमेंट के लिए ट्रू है। ठीक है, तो
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चूँकि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो हम अब क्वांटिफाइड प्रेडिकेट लॉजिक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कि अब हम उसको क्वांटिफाई भी कर रहे हैं कि ये वैल्यू पूरी डोमेन में सबके लिए ट्रू है, किसी एक के लिए ट्रू है या किसी के लिए भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्वांटिफायर का मतलब हम क्वांटिटी बताते हैं कि डोमेन के अंदर किस रेंज के लिए ये वैल्यू ट्रू है और किसके लिए ट्रू नहीं है। तो क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, means for all natural number, and the second is true only for two values, 1 and 2, means for only some values at least one. तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं ये रेसिप्रोकल ऑफ ए से लिखते हैं, अपराइट ए से हम इसको लिखते हैं, और लेफ्ट राइट रेसिप्रोकल ऑफ ई से हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को जो है ये डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप पहली वाली स्टेटमेंट को लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल एक्स। रेसिप्रोकल ऑफ अपराइट रेसिप्रोकल को हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इट मीन्स पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, और सेकंड वाली को जो लेफ्ट टू राइट रेसिप्रोकल ऑफ ई है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं फॉर सम एक्स क्यू एक्स, मीन्स एटलीस्ट वन तो हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि हमने इनको यूज़ करना है। तो छोटी सी एग्जांपल है, लेट पी एक्स बी द स्टेटमेंट x + 1 इज ग्रेटर देन x, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ये सारे रियल नंबर को अगर हम देखें तो सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर अगर हम एक प्लस करें तो एक प्लस करने के बाद वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाता है, और चूंकि ऐसा सारे रियल नंबर्स के लिए होता है तो इट मीन्स रियली ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ही है, और चूंकि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ही लिखा हुआ था तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर एक वैल्यू भी फॉल्स होती तो हम कहते हैं नहीं भाई सबके लिए ट्रू नहीं है, तो सबके लिए मत लिखो, इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में बदल दो, जिसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा एक और स्टेटमेंट है, let qx be the statement x is less than 2. So what is the truth value of the quantification for all x qx where the domain consists of all real numbers? तो देखें, क्या सारे रियल नंबर 2 से छोटे हैं? हमें पता है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये एक जो है वो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम एक काउंटर एग्जांपल कंसिडर करें q3, क्योंकि हमें पता है 3 इज़ नॉट लेस देन 2, तो x = 3 कैन बी कंसिडर्ड एज अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, टू डिसप्रूव इट। ठीक है ना, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इस काउंटर एग्जाम्पल के ज़रिए कि फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल। हाँ, इट कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ आर, ठीक है, नॉट फॉर ऑल। तो इसके लिए हमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है लिखते तो तब ये ट्रू होता, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की सूरत में ये वैल्यू फॉल्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि x इज़ ग्रेटर देन 3 वेयर x कैन बी एनी रियल नंबर, और क्वांटिफायर इस्तेमाल हो रहा है एग्जिस्टेंशियल। तो अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल एक लफ्ज़ यानी एक एग्जांपल ऐसे बतानी है जिसको ये सेटिस्फाई कर जाए, एक नंबर ऐसा बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ x = 4 तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब है कि देयर इज़ एटलीस्ट वन, सम का मतलब है देयर इज एटलीस्ट वन फॉर विच दिस वैल्यू कैन बी ट्रू। सबके लिए होती है या नहीं होती उससे इसका कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो वी हैव एन एग्जांपल, तो दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय एग्जांपल। तो पिछला है प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल और ये है प्रूफ बाय एग्जांपल। तो ये देखें, प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल्स, प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल, प्रूफ बाय एग्जांपल, ये सब प्रूफ्स की किस्में हैं। तो प्रूफ्स का टॉपिक असल में शुरू हो चुका है, अगर हमने उसका नाम नहीं भी लिया तो, लेकिन यह है कि चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे चल के मज़ीद वाज़े हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि चूँकि फॉर ऑल का मतलब होता है सारी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल देयर आर n नंबर्स दैट आर इन द डोमेन ऑफ दिस प्रेडिकेट, तो फॉर ऑल का मतलब है सब के लिए ट्रू होगा,
तो इफ़ देयर वर n वैल्यूज़ फ्रॉम x1 to xn, तो फॉर ऑल x px मीन्स दैट this is true for x1 and for x2 and for x3 and for up to xn, और for sum का मतलब है और, कि इन सब में from 1 to n पहले वाला ट्रू होना चाहिए या दूसरे वाला या तीसरे वाला या चलते चलते आखिरी वाला, इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल का मतलब है ईच एंड एवरी वन, और फॉर सम का मतलब है एटलीस्ट वन। सारे हो जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया एक छोटी सी टास्क है, ये भी अनग्रेडेड टास्क है। लेट क्यू एक्स डिनोट द, ये अनग्रेडेड टास्क को आप हल्का ना लें, उसकी वजह ये है कि अनग्रेडेड टास्क आपकी बेस बनाने में मदद करेंगी, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे जो आगे मैं आपको एक और ग्रेडेड टास्क आज देने जा रहा हूँ, तो हो सकता है उसकी बेस यही हो। तो इन अनग्रेडेड टास्क को सॉल्व जैसे ही आए उसी वक्त वीडियो रोक के करें, ठीक है। ये ताज़ा इस चीज़ें सॉल्व हो जाए तो अच्छा रह जाता है। तो लेट क्यू एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन फॉर सम एक्स क्यू एक्स, मीन्स फॉर सम, और एक्स हमारे पास रियल नंबर है, डोमेन हमारे पास ये है, तो मैंने देर इज सम रियल नंबर दैट इज एटलीस्ट वन रियल नंबर फॉर विच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ऐसा है कि नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं करूँगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसको आपस में डिस्कस कर लीजिए, ग्रुप के ऊपर डिस्कस करना है आपस में तो आपस में डिस्कस कर लीजिए वहाँ पे, तो फिर इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए कि व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर सम एक्स पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। देखें, ये डोमेन या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक ही चीज़ होती है, इस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4। तो पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 3, तो फ्रॉम 1 to 3 अगर एक नंबर भी ऐसा मिलता है जो ये स्टेटमेंट को ट्रू कर दे तो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये वैलिडेट हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10, नो। 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10, नो। 3 नो। 4 तो हम ले नहीं सकते, नहीं 4 ले सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 10, सो इट कैन बी 4। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो एक वैल्यू ऐसी थी जिसके लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्स इज ट्रू फॉर वन वैल्यू एंड वी नीड ओनली वन वैल्यू टू वैलिडेट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है ना। अच्छा, क्वांटिफायर की जिस तरह हमने पहले पढ़ी कनेक्टर्स की प्रेसिडेंस होती है, तो क्वांटिफायर्स की भी जो है वो एक हायरार्की होती है, उनकी भी जो है प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। तो वो ये है कि हमारे पास ये जो दोनों क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है, ये पहले यानी इनको पहले कंसिडर किया जाएगा और बाकियों को बाद में। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, तो ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के साथ नहीं लगा हुआ, यानी ये ब्रैकेट नहीं कंसिडर की जाएगी, और को पहले कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा। इट मीन्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स और सिंपल क्यू एक्स, ये तो ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है, क्यू एक्स के साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस की फॉर्म में बताऊं तो शायद ये ज़्यादा आपको वाज़ेह हो जाए, तो यू कैन सी द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे वेरिएबल्स को बाइंड कर दें, यानी उनको हम क्वांटिफाई कर दें, ठीक है। तो हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किसी के ऊपर हम नहीं भी लगा सकते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक ही को क्वांटिफाई करें। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक जो है वो प्रेडिकेट है, तो हमने सिर्फ इसके दो वेरिएबल्स एक्स और वाई दोनों हैं, लेकिन हम जो क्वांटिफायर लगा रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, वो सिर्फ एक को कर रहे हैं। तो फॉर सम एक्स इफ इट इज़ एडेड टू वाई, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज़ एडेड टू वाई, सो द आंसर इज़ 1, तो हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि हमारे पास वेरिएबल की दो किस्में आ जाएंगी, एक वो जो बाउंडेड वेरिएबल है और दूसरा जो फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्वांटिफायर्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चूँकि हम उनके लॉज भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स अगर इन सब के ऊपर जो है, इन दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ था कंबाइनली यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्जंक्शन के ऊपर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, डिस्जंक्शन की सूरत में ये ट्रू नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, ठीक है। वाई कैन वी डिस्ट्रीब्यूट अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर ओवर अ कंजंक्शन एंड वाई वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर ओवर अ डिसजंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने देना है, ठीक है। ग्रुप के ऊपर आप लोग सब सो रहे हैं, ठीक है, तो आपको नींद से जगाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में दे दूँ, तो भाई उठो, ग्रुप के ऊपर अपने अपने ओपिनियन दो, सारे उसको डिस्कस करो, एक राय तक पहुँचो, फिर उसके ऊपर मैं कुछ अपना ओपिनियन भी दे दूंगा आखिर में, ठीक है, कि वाकई आप लोगों की डिस्कशन कारआमद हुई कि नहीं हुई। इसी तरह वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ओवर अ कंजंक्शन, बट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ओवर अ डिसजंक्शन, ठीक है। तो इसकी समझ आप लोगों को देनी है मुझे, ठीक है। आप मुझे समझाएं कि ये ऐसा क्यों है, मेरी तसल्ली कराएं। आप समझे मैं इस बात को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ, तो आप मुझे समझाइएगा इस पे ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करके कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स क्लास कंट्रीब्यूशन के ऊपर रखता हूँ। अब क्लास तो नहीं है, तो ग्रुप में जो बंदा जितना एक्टिवेट होगा, जितना डिस्कशन में शरीक होगा, तो जाहिर बात है उसको एक एज मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप सारे ही एक ग्रुप को डिस्कशन फोरम बनाएं और एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप अपने मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स अर्न कर सकें, ठीक है ना। इसी तरह एक छोटा सा लॉ है कि नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस का। तो सपोज़ हमारे पास एक क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। सो पी एक्स इज स्टूडेंट एक्स हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिकॉज वी हैव रिटन एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स मीन्स एवरी स्टूडेंट हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेगेशन कि एवरी स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। और जब सब ने नहीं लिया तो इसका मतलब कोई एक बच्चा तो ऐसा है कि जिसने नहीं लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि देयर इज सम स्टूडेंट एक्स विच हैज़ नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स नॉट ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर is in fact existential quantifier with a not of that predicate. Similarly vice versa, ये existential quantifier के not के लिए भी, उसके negation के लिए भी चलेगा, and this is called De Morgan's law for quantifiers, ठीक है। अब आपकी एक छोटी सी टास्क है इसी बेस के ऊपर कि what is the negation of the following statement: there is an honest politician and all Pakistanis eat junk food, ठीक है। इसकी ट्रू फॉल्स वैल्यू से हमें गर्ज नहीं है, सिर्फ ये कि इसकी नेगेशन को आप इंग्लिश में और इन सिंबल्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं अपने पास नोट कर लें और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि यूज़ प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स टू एक्सप्रेस द सिस्टम स्पेसिफिकेशन। एक सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है आपके पास कि एवरी ईमेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी कंप्रेस्ड। तो देखते हैं कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ में आई है, ठीक है, और आप इसको प्रेडिकेट और क्वांटिफायर्स की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह एक और स्टेटमेंट है कि इफ़ अ यूज़र इज़ एक्टिव एटलीस्ट वन नेटवर्क लिंक विल बी अवेलेबल। तो ये एक और जो है वो क्वेश्चन है जिसको आप उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वांटिफायर्स लूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। वो लूप का मतलब लूप का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेस्टेड क्वांटिफायर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड क्वांटिफायर का मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है कि वाई की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर इन दोनों को ऐड किया जाए किसी भी ऑर्डर में, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आप
एक के बजाय दो वेरिएबल्स के ऊपर भी, यानी दोनों वेरिएबल, किसी वेरिएबल को फ्री रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर दो हैं दोनों को आप जो है बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो क्वान्टिफायर एक जैसे हो जिनको नेस्ट किया जा रहा है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई सच दैट देयर एडिशन इज 0, ठीक है। तो फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज सम रियल नंबर y सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 0। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आपका इसमें एफर्ट लगेगी माइंड की, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एक और एग्जांपल है जहाँ पे हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं और ये नेस्ट जो है ये 3 लेवल्स तक हो गया है, ठीक है। कि फॉर ऑल एक्स, for all y, for all z, if you can add these 3 numbers, mean 3 real numbers in any order, so the result will be the same। तो इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन इज़ एप्लीकेबल ऑन आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो असल में उसकी मैथमेटिकल मॉडल और स्टेटमेंट और एल्गोरिथम उसका ये है, और उसको आप लिखते इंग्लिश के इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आज की आखिरी क्लास टास्क जो कि ग्रेडेड है, ठीक है, इसको आपने सबमिट करना है जैसा कि आपने पहले किया होगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, जैसे कि पिछली 2-3 एग्जांपल्स के अंदर हुआ, ठीक है। बिल्कुल उस तरीके से करना है। डोमेन या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दोनों वेरिएबल्स के लिए सारे रियल नंबर्स हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, देखें, और इसका आंसर जो है वो आप सिंपल इंग्लिश में उसको शेयर करें ताकि मुझे पता चले कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी, ठीक है ना। आप लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, टास्क के भी और असाइनमेंट के भी, तो इट डजेंट मैटर, ये बल्कि अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले आप तैयारी करके इसको पास कर लेंगे। तो इसको एग्ज़ाम इस सब सब्जेक्ट में ख़ास तौर पे जो कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत साउंड दरकार है, बहुत मजबूत दरकार है, तो इसलिए साथ साथ असाइनमेंट और ये ग्रेडेड टास्क चल रहे हैं, तो इनको साथ साथ कीजिए, और जो मुश्किल है उसको ग्रुप पे डिस्कस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए अपने ग्रुप को, एक डिस्कशन फोरम बनाइए, ठीक है, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स में वाकई लर्निंग का जज्बा है, वो सिर्फ एक कोर्स को पास नहीं करना चाह रहे, सेमेस्टर नहीं गुजारना चाह रहे, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो दुआओं के साथ आपको रुखसत करता हूँ अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।